उत्तराखंड के बाद ही नहीं, जब ये यूपी में भी था तब भी यहाँ मंगलौर का कोई विकास नहीं हुआ। आज़ादी से जब से आज़ादी शुरू हुई है तब से मंगलौर जो है अपने अस्तित्व में रहा है, एक अजीम कस्बा रहा है, अजीम कस्बा रहा है। और इसका जिक्र आईन अकबरी में भी है। और राजा मंगल सेन जब ये मंगलौर की तरफ रुक गया उन्होंने, तो इस बस्ती से इतना खुश हुए कि उन्होंने अपने नाम के आधार पर मंगलौर का नाम मंगलौर रखा, राजा मंगल सेन ने। ये तो बहुत पुरानी कदीम बस्ती है और अंग्रेजी टाइम में भी ये तहसील रह चुका है। आप देखिए परगना लिखा जाता है, मंगलौर परगना। आप ये हाल देखिए कि आज़ादी के बाद से मंगलौर को उसका विकास, उसका हक, उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, उसकी चिकित्सा, उसकी सड़कें कुछ नहीं मिला। क्योंकि ये रहा कि मंगलौर में जो रहनुमा रहे हैं, जो विधायक रहे हैं हमारे यहाँ 50 साल, काजी निजामुद्दीन साहब के परिवार से, उन्होंने इस मंगलौर के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, केवल जनता का इस्तेमाल करके अपना इलेक्शन जीते और उसके बाद कोई काम नहीं किया। आप एक चीज़ बता दें कि काजी परिवार का 50 साल राज रहा है विधानसभा सीट पे, उसमें एक ऐसी चीज़ बता दें जो काजी जी या उनके परिवार वालों ने कराया हो। कोई ऐसी एक चीज़ बना दे कि खेल का मैदान हो, लाइब्रेरी हो, अस्पताल हो, सड़कें हों, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, कुछ तो हो। हाँ, आप ये देखिए मंगलौर में जब आदमी घुसता है तो अपनी नाक पे कपड़ा बांध कर घुसता है वो, क्योंकि कूड़े की बदबू उनको वहीं से आने लगती है। तो हमारे मंगलौर के बारे में ख्यालात लोगों के बहुत विपरीत हो रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ के नेता कुछ करते नहीं, एक टंचिंग ग्राउंड तक नहीं आज तक के बना उनके पास। बारात घर वहाँ नहीं है, गरीब लोग 1-1.5 लाख रुपए दे के बारात घरों में शादी कर रहे हैं। कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी पैसा? फिर कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास है बता दें आप, कौन सा विकास किया आपने? देखो ऐसा है, हमने भी सुना है कि डॉक्टर शमशाद के साथ और डॉक्टर शमशाद को बुलाया जा रहा है। देखो ऐसा है, उन्हें वफादारों की ज़रूरत नहीं है, काजी निजामुद्दीन को वफादारों की ज़रूरत नहीं है। चौधरी इस्लाम उनके एक वफादार सिपाही रहे हैं। आज उनको छोड़ के और डॉक्टर शमशाद को अपने ग्रुप में मिलाकर उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो आप उस इंसान से पूछिए चौधरी इस्लाम साहब से कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, उन्होंने कितनी वफादारी करी। आज उन्हें वफादारी का इसलिए मिल रहा। और एक ऐसे शख्स को जो पहले बड़े काजी जी को छोड़ के गए थे, फिर हाजी सरवत के ग्रुप में गए, हाजी सरवत को छोड़ दिया, फिर आप काजी निजामुद्दीन के ग्रुप में आ गए। तो आप ये देखिए, एक आदमी जो बार बार पाले बदल रहा है, ऐसे आदमियों पर विश्वास कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, काजी निजामुद्दीन जो है राजनीति में बहुत ही बड़े माहिर हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, विकास पुरुष हैं और राजनीति अच्छी तरह करने जानते हैं। तो समझिए तो डॉक्टर शमशाद को अपने साथ मिलाने की क्या बात है? देखिए ऐसा है, मंगलौर को आज तक आज़ादी के बाद अपना कोई विकास और अच्छा चेहरा, अच्छा विकास करने वाला आदमी नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि मंगलौर विधानसभा के क्षेत्र की पब्लिक ये देखे कि आपका विकास कौन कर सकता है। अब आप ये देख लिए कि 50 साल के राज में कितना उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कराया है। इससे सब मालूम होगा। पब्लिक से पूछ ले आप जाके, आप एक बार पब्लिक कैंपेनिंग में जाएंगे, घर घर जाएँ, गाँव जाएँ, आप पता लग जाएगा कितना विकास किया है। पब्लिक को धोखा देने की राजनीति कर रहे हैं, उसे ठगने की राजनीति कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब पिछला इलेक्शन अभी उन्होंने हारा था विधायकी का, तो वो 2 साल के लिए अपना राजस्थान चले गए थे। अब जैसे हाजी सरवत करीम अंसारी जी की सीट रिक्त हुई है, तुरंत फिर अपना मंगलौर में आ गए। जनता को गुमराह करने के, आप मुझे वोट दें, मुझे जिता दें, किस बल पर जिताया उन्हें? क्या विकास कार्य करने के बाद भी राजस्थान, तो आपको पब्लिक क्यों वोट दे? और फिर आप जब इतने बड़े नेता, आपके समर्थक बताते हैं, आप इतने बड़े नेता हो, तो आप MP का इलेक्शन लड़े, छोटा मोटा इलेक्शन क्यों लड़ रहे? आप तो विकास पुरुष आदमी हो, पढ़े लिखे इंसान हो, ऊंचे घराने के हुआ, तो आप उसमें MP का इलेक्शन लड़े। ये छोटा इलेक्शन हमारे लिए छोड़ दें। ये सब पॉलिसी है हमारे यहाँ के नेताओं की कि स्कूल बना दो, ट्यूशन न रखो उसके अंदर, ताकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे ना, पढ़ लिखेंगे तो नौकरी लगेंगी तो उन्हें अच्छा जीवन मिलेगा, उन्हें सोच समझने की ताकत मिलेगी, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अपने बच्चों को भी शिक्षा देंगे। वो चाहते हैं कि मंगलौर की पब्लिक जो है अनपढ़ रहे और मजदूर रहे, ताकि उन्हें सलाम करके उन्हें वोट देती रहे, क्योंकि राशन से बहुत जनता को फ़ायदा मिलता है, राशन डिपो से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कोरोना काल से लेकर अब तक बहुत सारी इसमें सुविधाएँ दी हैं। फ्री राशन भी दिया है, डबल राशन भी दिया है और आज भी उन्हें फ्री राशन दिया जा रहा है। जो उनकी समस्या है उनको सुलझाया जाए। और दूसरा यह है कि 3 साल से लगातार ये बंद है, जो उनकी ऑनलाइन सेवा है वो बंद है।
जिसकी वजह से राशन वालों लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उन्हें बहुत समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। उनके राशन डिलीट हो गए हैं, उनके राशन डिलीट हो गए हैं और उन्हें राशन में उनके नाम दर्ज हो रहा है, ना राशन की वेबसाइट खुल रही है। तो इस स्थिति में इन सब की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और राशन विक्रेताओं से जो राशन डीलर की दुकान है जो उन्होंने खोल रखी है, उनकी समस्या का समाधान करके जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। आगामी जो भी लोकसभा चुनाव है उसमें जनता ही आपको वोट देगी और जनता ही आपको जिताएगी। वो कई करोड़ रुपए का जो घोटाला माननीय शरद करीम अंसारी जी के द्वारा निकलवाया गया था, उसमें कई ईओ, कई एक जेई और कुछ अधिकारी और चेयरमैन के साथ दोषी पाए गए थे। दोषी पाए जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ और 1 महीने पहले सरकार जो है उन्हें पावर सीज कर रही है। पावर सीज का क्या मतलब है? पावर सीज का अगर किसी के खिलाफ अनियमितता पाई जाती है, पद का दुरुपयोग पाया जाता है, तो उन्हें सस्पेंड करा जाए। सस्पेंड करने के बाद उनके खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाए और वैधानिक कार्रवाई के बाद दूसरा तरीका यह है कि आप प्रशासक नियुक्त नहीं कर सकते जब तक कि बोर्ड जिंदा है। आपने बोर्ड के जिंदा होते हुए प्रशासन कर दिया, ये कौन सा कानून नगर पालिका एक्ट के खिलाफ है। तो अगर कोई चेयरमैन सस्पेंड होता है तो उन पार्षदों की टीम में से, सभासदों की टीम में से एक कमेटी शासन स्तर से बनाई जाती है जो समस्त कार्यों को देखभाल करती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कानून के नाम पे यहाँ विपत्ति की जा रही है और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, हमारे माननीय रामविलास पासवान जी जो देश के महान नेता हुए हैं, पद्म भूषण प्राप्त, वे लगातार 8-9 बार मिनिस्टर रहे हैं और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न प्राप्त, उनके साथ उनकी गठबंधन रहा है और तब से वो सरकार में शामिल हैं और 2020 तक के माननीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनकी जो पार्टी उनके भाई चला रहे हैं, माननीय पशुपति कुमार पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका अलायंस है एनडीए के साथ। तो हम इस एनडीए के अलायंस के आधार पर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन को सम्मान और साथ लेके चले और हमारा भी विकास करें। बिहार में हम उनके साथ कोalition ग्रुप में लड़ रहे हैं और अदर स्टेट में हम उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, क्योंकि ताकि एनडीए गठबंधन जीते और जीत के केंद्र में अपनी सरकार बने। तो ऐसी स्थिति में एक सीट मांग रहे हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी को चाहिए कि अपने जो सहयोगी गठबंधन है, चाहे वो छोटे दल हैं, उनको पूरा सम्मान, उनका पूरा सम्मान रखना चाहिए और उनको सम्मान देते हुए मुझे एक बार मौका दें और मुझे बीजेपी और एनडीए और गठबंधन का संयुक्त अलायंस का कैंडिडेट बनाते हुए मुझे टिकट दें और टिकट देने के बाद मुझे मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, समस्त जिला अध्यक्ष जी को और तमाम भारतीय जनता पार्टी जी को और अपने माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मुझे टिकट दिया तो मंगलौर विधानसभा का जीत कर मैं उस टिकट मतलब उसका सर्टिफिकेट माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुर्द कर दूंगा और उन्हें एक गिफ्ट दूंगा ये जीत का मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से। यह है कि मैं विकास के नाम पर लड़ूंगा, क्योंकि भाजपा पार्टी विकासवादी पार्टी है और विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन किया जाएगा, अपनी पार्टी का नाम रोशन किया जाएगा, ताकि आने वाली एमपी के इलेक्शन में भी उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, हम कहते हैं कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दें, आप हमारे पे भरोसा करें, हम आपको सीट देंगे निकाल के, 101% हम सीट निकाल के देंगे आप भाजपा पार्टी को। भाजपा पार्टी के लिए गिफ्ट होगा 2024 में मंगलौर विधानसभा जो उनको नहीं मिल पाती, वो गिफ्ट हम देंगे, हम जीत के दिखाएंगे सीट से। तारीख में काजी निजामुद्दीन जी की पोजीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि लोगों में बड़ा रोष है। 2 साल से लगातार वे राजस्थान गए हुए हैं और राजस्थान के बाद अब आए हैं, तुरंत अब आ गए हैं हाजी शरद करीम अंसारी जी की सीट खाली होने के बाद, तो पब्लिक में बड़ा रोष है। अब वो पब्लिक उन्हें राजस्थान भेजने का ही काम करेगी। हम तो चाहते हैं कि हम आगामी जो है राजस्थान से, और ऐसा है कि ये 2012 में शामिल हुए थे कांग्रेस में, काजी निजामुद्दीन जब 2012 में शामिल हुए थे उस टाइम सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जब से शामिल हुए हैं उस टाइम से कांग्रेस की सरकार भी सेंटर में खत्म हो गई। जिस जगह जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस खत्म हो रही है, ठीक है नहीं, ये तो कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। पहले बीएसपी को खत्म करा, कांग्रेस को खत्म करा, फिर ये लोकदल पार्टी थी उसे खत्म करा, तमाम पार्टियों को खत्म करके ये अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। तो इन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी जीत से मतलब है। मंगलौर में जो विकास अभी तक नहीं हो पाया, हम चाहते हैं कि नई युवा पीढ़ी इस मानसिकता को छोड़कर
मानसिकता छोड़कर विकास की तरफ देखें, अपनी आने वाली पीढ़ी की तरफ देखें, अपने भविष्य की तरफ देखें, अपने मंगलौर की तरफ देखें। आप ये देखिए छोटे छोटे गांव जो है उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। आज मंगलौर जो है सबसे पिछड़ा हुआ कस्बा है, ये गाँव से भी बदतर है। वहाँ सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, वहाँ सफाई के साधन नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ आदमी को जरा सा कोई पेशेंट तबीयत खराब हो जाए तो उड़ के लिए भागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसकी जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। आप ही बताइए, अस्पताल नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ खेल के मैदान नहीं है, लाइब्रेरी नहीं, कैसे पढ़ेंगे? ये साधन कहाँ से आएंगे? ये साधन हमारे रहनुमा तो दिलाएंगे जो एमएलए बनते हैं। जब ये हमारे रहनुमा दिलाएंगे, जब हमारे एमएलए इस ओर सोचेंगे तो जनता का विकास होगा। लेकिन उनकी सोच उससे हट गया है। उनका है कि इलेक्शन जीतो और पब्लिक के लिए कोई काम ना करो, पब्लिक वहीं कमाई रहे और तुम अपना तरक्की करते रहो। मुख्यमंत्री हुए हैं, जब उन्होंने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ, इतना विकास किया, तमाम फैक्ट्री लेकर आए यहाँ उत्तराखंड में। आप बताते हैं मंगलौर उस टाइम काजी निजामुद्दीन जी विधायक थे, उस टाइम कितनी फैक्ट्री अपने मंगलौर में ले गए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके? एक फैक्ट्री नहीं ला पाए मैं। तो आप ऐसे इंसान को क्यों वोट देना चाहोगे जो विकास के नाम पर जीरो हैं, केवल मिट्टी गोली देने के नाम पर हीरो हैं? देश की जनता के लिए यही संदेश है कि भाजपा पार्टी आज के टाइम में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत पार्टी है और देश के विकास में सबसे अग्रणी पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जो है विश्व बन गया। हमारा देश तरक्की पर है। हम रक्षा क्षेत्र में बहुत तरक्की पे है, आर्थिक क्षेत्र में तरक्की पे है, स्वास्थ्य क्षेत्र में तरक्की पे है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एकजुट कर विश्व का गुरु बना दिया है। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी आगामी 2024 के चुनाव में बहुमत से अपनी सरकार बनाए और 350 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। हम इस प्रेस वार्ता में ये कहना चाहते हैं, बीजेपी पार्टी से डिमांड करते हैं कि एनडीए अलायंस में जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी तरफ से मोहम्मद शफी एडवोकेट को मंगलौर सीट से उम्मीदवार बना जाए। ये इस सीट को निकाल के बीजेपी को दे सकते हैं और ये बहुत काबिल और सम्मानित व्यक्ति हैं मंगलौर के। यही उस क्षेत्र की, मंगलौर की जनता की मांग भी यही है कि इस बार कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति इस क्षेत्र का बीजेपी से उम्मीदवार बने। विकास कार्य को लेकर वे कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके परिवार में भी कई बार विधायक रह चुके हैं। इस बार किसी नए व्यक्ति को देखना मंगलौर की जनता ये चाहती है कि इस बार कोई नए व्यक्ति इस पार्टी से उम्मीदवार बने और इस सीट का विकास करे। इस बार बीजेपी की बहुत अच्छी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के लिए बहुत कार्य किया है। इस बार बीजेपी की जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और मोहम्मद शफी कैंडिडेट बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और मंगलौर की जनता भी इनको विधायक बनाना चाहती है। इस वजह से बीजेपी को एनडीए के अलायंस की तरफ से मोहम्मद शफी एडवोकेट को बीजेपी को टिकट देकर सम्मानित करना चाहिए। सर, मंगलौर विधानसभा का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे मोहम्मद शफी जो आते हैं ये मुस्लिम वर्ग से आते हैं और एक कानून के जानकार है। बहुत अच्छी जानकारी है विकास कार्यों के बारे में इन लोगों को, मोहम्मद शफी जी को। और मुझे आशा है कि मोहम्मद शफी अगर अलायंस जो गठबंधन है उम्मीदवार बनाती है तो ये युवा वर्ग है, इनका बहुत विकास होगा। औद्योगिक क्षेत्र में खासकर ये विकास लाएंगे। मोदी जी साहब बीजेपी की चूँकि अलायंस में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ से भी ये फैक्ट्री वगैरह का लगाने का प्रयास करेंगे और विकास की धारा बहाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ मोहम्मद शफी जी से। और निश्चित रूप में ये जीत जो वो बीजेपी के सहरे में बनेगी अगर इन्हें कैंडिडेट बनाया जाता है। शफी भाई जी से बहुत पुराना वैसे व्यक्तिगत तो संबंध नहीं है लेकिन मेरे दोस्त जरूर है और मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ है कि उन्हें विकास कार्य का कैसे करना जाता है, अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है, एजुकेशन का कैसे स्तर बढ़ाया जाएगा मंगलौर में, विकास कार्य कैसे गंगा बहाई जाएगी और कैसे औद्योगिक क्षेत्र, कैसे छात्रवृत्ति या तमाम तरह की शिक्षा का प्रसार या वो उसका ग्राफ ऊंचा जाएगा। वो अच्छी तरह शफी जी को मैं जानता हूँ कि वे उसे ऊपर ले जाएंगे। हॉस्पिटल है जो उप केंद्र है, जो सामुदायिक केंद्र है, उसका भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मोहम्मद शफी जी इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे उत्तराखंड के हैं उनसे भी अच्छी लिंक है उनके बीजेपी से, तो वे भी उस चीज़ में प्रयास करेंगे। और हॉस्पिटल गांव-गांव में जो उनका प्रयास है, जैसे गुरुकुल नार्सन हो गया, उसका भी विस्तार होगा इनके कार्य का। तो मैं आशा करता हूँ इस चीज़ का कि मोहम्मद शफी जी को उम्मीदवार जरूर बनाया जाए
ताकि गंगा की बहार मंगलौर विधानसभा में लौट के आ जाए। मंगलौर में ये भाई मोहम्मद शफी जो है ये वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। मंगलौर ठीक वो है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5 साल से पार्षद रहे वहाँ और 5 साल से विकास कार्य में ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सहयोग नहीं मिल पाता भाई। और जो इनके कैंडिडेट हैं अब ये चाह रहे हैं कि मैं विधायक बनकर भाजपा से टिकट हो जाए और मैं विकास करूँ। मंगलौर विधानसभा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मोहम्मद शफी जो वकील साहब हैं ये पार्षद भी रहे लगातार वहाँ से, इन्हें अच्छी जानकारी है, कानून की भी जानकारी है और विकास कार्य दोनों करे हैं। अगर इन्हें टिकट मिल जाएगा तो ये NDA अलायंस को मतलब सीट जिता के देंगे, मतलब ऐसी उम्मीद है। अब इन्हें टिकट मिलना भी चाहिए। आप बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लगातार पार्षद रहे हैं वहाँ मंगलौर। मोहम्मद शफी एडवोकेट मंगलौर से, जो कि 4 बार सभासद रह चुके और उनके कार्यों से सभी लोग जो है सभी लोगों को जानकारी है। लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत सेवा की है, जनता के बीच में रहे हैं और अच्छा काम किया है। लोग उन्हें चाह रहे हैं और इस बार अगर उन्हें भाजपा से टिकट मिलता है तो वे प्रबल दावेदार होंगे और जो है ना लोगों के दिलों पे जो है फिलहाल उनका नाम चढ़ रहा है और जो है ना बहुत अच्छा काम किया है और हर वक्त जो है ना लोगों की मदद के लिए वे तत्पर रहते हैं। मदद में भी करते हैं। अगर इनके पास कोई भी व्यक्ति चला जाए किसी भी मदद के लिए तो ये उससे पीछे नहीं हटते और हर समय जो है ना मदद के लिए तैयार रहते हैं और उनका काम कराने में सक्षम है और पढ़े लिखे हैं और वकील हैं और पहले भी ये डिप्टी चेयरमैन रह चुके बोर्ड द्वारा प्रस्तावित और जो है अपने काम कराने में सक्षम है। इसे चाहते हैं और इस बार जो है ना प्रबल दावेदार हैं। अगर इस बार टिकट मिलता है तो ये एक अच्छी मंगलौर से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तो कंडीशन यही है भाजपा की लहरेगी और भाजपा के रूप में ही देखना चाह रहे हैं शफी भाई को जो है ना अगर टिकट मिलता है तो ये चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे।